स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, भारत पर एक बहुत बड़ा हमला, एक ग्रेनेड अटैक होने वाला था, वो भी राम मंदिर पर। लेकिन कैसे गुजरात ATS की एक टीम को, जो कि एक फ़ोन टैपिंग कर रही थी, उस फ़ोन टैपिंग से क्या ऐसे सुराग मिले कि वो पहुंच जाते हैं फरीदाबाद, और फरीदाबाद में महज 3 दिन के अंदर एक ऐसे आतंकवादी को अरेस्ट किया जाता है जो कि इस पूरी प्लानिंग में संलिप्त था, शामिल था। कैसे यहाँ से आईसिस और अलकायदा के इंडिया के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे किस तरह से ये लोग बातचीत करते हैं, इन सब का खुलासा होता है, कैसे इन्हें एक्सपोज किया गया। और ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स, कुछ नकली बंदूकें, कुछ लकड़ी से बनाई हुई बंदूकें, और एक 19 साल का लड़का, एक 19 साल का आतंकवादी, कैसे इन सब की मदद से अलकायदा ने, आईसिस ने इस पूरे टेरर अटैक को अंजाम देने का प्लान किया हुआ था। ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है यहाँ पे, और साथ ही साथ में पता चलेगा कि गुजरात ATS ने कैसे हरियाणा STF के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया, उस खेत में जाके रेड की, और वहाँ से जब इसे अरेस्ट किया गया था, इस आतंकवादी अब्दुल रहमान को, तब उसके उस कमरे से क्या क्या बरामदगी हुई थी, क्या क्या वहाँ से इस तरह की चीज़ें मिली थी जिसने एजेंसीज़ को सन्न कर दिया था। IB और NIA इससे अब लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन ये यहाँ तक बात पहुँची कैसे, सब कुछ आपको पता चलने वाला है आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो साल 2024 फरवरी का महीना था। मुंबई पुलिस के पास एक कॉल आता है सडनली। इस कॉल पर जो कॉलर था उसने कहा कि वो सोहम पांडे नाम का शख्स है, जो कि थाने में रहता है मुंबई के अंदर, और इसने बताया कि उसका एक दोस्त है नंद किशोर। नंद किशोर एक RPF स्टाफ मेंबर है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में काम करता है। और जब नंद किशोर आगरा से मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहा था, थाने आने के लिए, यहाँ पे उसका जहाँ पे घर था, वहाँ आने के लिए जब ये ट्रैवल कर रहा था उस ट्रेन में, तो उसने कुछ लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुना कि वो राम मंदिर पर एक अटैक प्लान कर रहे हैं, और उसकी वो बातें उस ट्रेन के अंदर, उस डिब्बे में कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जब सोहम पांडे ने मुंबई पुलिस को बताई, उसने साथ में ये भी ऐड किया कि यहाँ पर वो किसी सोहेल कुरैशी नाम के आगरा के रहने वाले शख्स का जिक्र कर रहे थे, और यही वो शख्स है जो कि इस पूरे अटैक को प्लान कर रहा था। यही यहाँ पे जाके, ये शायद एक आतंकवादी हो सकता है, और ये यहाँ पे जाके जो अटैक है उसको अंजाम देगा। ये सारी चीज़ें अब मुंबई पुलिस को जब इस तरह का एक थ्रेट कॉल सामने से आया, उसमें इस तरह की इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो थी, एक तरह से इंटेल था, वो दिया गया। मुंबई पुलिस ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करना शुरू किया। आगे जाके जो कॉलर की जो आइडेंटिटी थी उसको ट्रेस करने के लिए आगे कार्रवाई की। थाने की जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसे ये पूरा काम दिया गया। और जब थाने की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS जब पहुंचती है थाने में सोहम पांडे के घर पे, तो वहाँ पता चलता है उससे इन्वेस्टिगेशन में कि दरअसल ये एक फेक कॉल था, जो कि सोहम पांडे के द्वारा खुद किया गया था। लेकिन ऐसा क्यों था, इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी। देखिए, सोहम पांडे जो कि आगरा की एक लड़की से एक सोशल मीडिया साइट पर, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मुलाकात उसकी हुई थी, वहाँ पर उसकी बातचीत उससे चालू हुई थी। इस लड़की ने कुछ समय के बाद में सोहम पांडे के साथ में कुछ अपनी फ़ोटोज़ शेयर की, कुछ उसको अपने वीडियोस भेजे, दोनों के बीच में बातचीत काफ़ी ज़्यादा होने लगी। कुछ समय के बाद आगरा की उस लड़की ने पांडे को आगरा बुलाया, कहा कि मुंबई से आप आगरा आइए, मुझसे मिलिए। पांडे यहाँ से आगरा पहुँच जाता है, और आगरा पहुँचने के बाद वो लड़की इसे एक होटल के कमरे में ले जाती है, और वहाँ पर जैसे ही ये लोग चेक इन करते हैं उस होटल में, सडनली कुछ ही समय के बाद में वहाँ कुछ लोग आगरा के ही रहने वाले आ धमकते हैं उस कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर आते ही सोहम पांडे के साथ में मारपीट की जाती है। उसमें से एक शख्स था सोहेल कुरैशी, वही सोहेल कुरैशी जिसके बारे में सोहम पांडे ने मुंबई ATS को इन्फॉर्म किया, फ़ोन किया था, और कहा कि ये वो शख्स है जो कि राम मंदिर पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। तो ये जो सोहेल कुरैशी था वो उस लड़की का ही साथी था। एक तरह से ये लोग एक रैकेट यहाँ पर चलाते थे, लोगों को बुला के बहला फुसला कर उन्हें रॉब करने का, उनसे डकैती करने का, लूटपाट करने का। तो खैर, सोहम पांडे के साथ में आगरा में जो कुछ हुआ, जो भी लूटपाट हुई, इसके बाद वो वापस से मुंबई आता है, और उसके बाद उसने ये जो फेक कॉल था, एक हॉक्स कॉल, इसे करने का प्लान किया था कि इस तरह से वो जो सोहेल कुरैशी है उसको आगरा के फंसाएगा। ये सब चीज़ें हुई। मुंबई पुलिस को खैर ये सब बातें पता चली, उन्होंने एक्शन लिया सोहम पांडे के ऊपर भी, लेकिन ये एक फर्जी कॉल था। राहत की सांस ली मुंबई पुलिस ने। पर इस इंसिडेंट के सिर्फ 3 से 4 महीने के बाद ही 2024 जून के महीने में एक वैश्विक आतंकी संगठन जो कि दुनिया भर में फैला हुआ है अलग अलग जगह, आईसिस ने भारत के उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर पर अटैक करने का एक, हकीकत में एक ऐसा प्लान था जिसको रच लिया था, बुन लिया था, और इसके लिए एक शख्स, एक लड़के को, 19 साल का लड़का,
इसे सिलेक्ट भी कर लिया गया था और ये जो प्लान था इसका नाम होने वाला था लोन वुल्फ। तो इस अटैक की प्लानिंग आखिर कैसे की गई थी, अब इसके बारे में बात करते हैं। अयोध्या से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर के पास एक ग्राम पंचायत है, एक इलाका है जिसका नाम है इनायत नगर। इस इनायत नगर में एक 19 साल का लड़का रहता था, नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जिसके घर में माता पिता थे, 3 छोटी उसकी बहनें थीं। ये सभी यहाँ पे इस परिवार में रहा करते थे। जो पिता थे अबू बकर अब्दुल रहमान के, वो अपने बेटे के नाम से यानी कि अब्दुल के नाम से ही एक मीट शॉप चलाते थे इनायत नगर में ही। और कई बार अब्दुल जो था वो भी इस मीट शॉप पे आके बैठता था। चिकन शॉप थी, अब्दुल चिकन शॉप नाम से। तो यहाँ पे वो आके बैठता था, यहाँ पे अपना काम जो धंधा था जो आगे करता था। क्योंकि पढ़ाई उसने छोड़ दी थी। पास के मजनई जो गाँव है वहाँ के इंटर कॉलेज से उसने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया था। बाद में उसने एक ई रिक्शा खरीदवाया अपने पिता से और उसके बाद उस ई रिक्शा को कीनूपुर से इनायत नगर के बीच में चलाने लगा। तो ये सारा उसका काम था। लेकिन करीबन जून 2024 की बात है, जून या मई 2024 के आसपास की ये बात बताई जाती है, जब अपनी मीट शॉप पर बैठे हुए ही वो संपर्क में आता है आईसिस के इंडियन मॉड्यूल के साथ में। यानी कि सोशल मीडिया से वो एक आतंकी संगठन, वैश्विक आतंकी संगठन आईसिस के इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ISKP मॉड्यूल से जुड़ जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। सोशल मीडिया पे उसके पास अब ये सारे वीडियोस जो थे, भारत विरोधी वीडियोस, वो सब आने लगे थे। उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। कई सारे ऐसे हैंडलर्स थे जो अब उसे ब्रेन वॉश करना शुरू कर चुके थे। उसे भारत विरोधी वीडियोस दिखाए जाने लगे थे। फ़ोन पर वो यही सब देखता रहता था। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता था, कैसे अटैक्स किए जाते हैं, कैसे जो टेररिज्म है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है और ये जो मानसिकता है ये क्यों उसके लिए बेहतर है। ये सारी चीज़ें उससे कुल मिला के ब्रेन वॉश यहाँ किया जाने लगा था। और लड़के की उम्र थी मात्र 19 साल की। अब्दुल अपनी उस मीट शॉप पर बैठ के ये सब चीज़ें देखता है। इसी दौरान इसके बाद उससे एक शख्स की मुलाकात कराई जाती है ऑनलाइन, जो शख्स उससे बातचीत करता था बाद में। ये व्यक्ति था AQIS यानी कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक खूंखार टेररिस्ट, एक खूंखार एक तरह से आतंकवादी आप उसको कहेंगे, जिसका नाम था अबू सुफियान। अबू सुफियान के संपर्क में आता है अब्दुल रहमान, ये 19 साल का लड़का। सुफियान जो था वो झारखंड और हैदराबाद जो अलग अलग जगह पे कहीं पे जो मॉड्यूल चलते हैं आईसिस के, वहाँ से ताल्लुक़ रखता था। रडार पे था पहले से ही एजेंसीज़ के, IB NIA सभी उसको उनकी लिस्ट में था, वो शामिल था उसका नाम। अबू सुफियान यहाँ पे अब्दुल से मिलता है। उसके बाद अब्दुल को कहता है कि तुम्हें एक बड़ा टास्क दिया जा रहा है, तुम्हें राम मंदिर पर अटैक करना है। राम मंदिर पर ये जो अटैक होगा तो तुम्हें इसके लिए राम मंदिर की रेकी करनी है, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश जाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो हैं उनकी भी, सेंसिटिव लोकेशंस की भी रेकी करनी होगी। ये सारे जब टास्क मिले अब्दुल को तो इसने यहाँ से सीधा अयोध्या पहुँचा, पास ही में, क्योंकि अयोध्या है, मिल्कीपुर जहाँ ही रहता था इनायत नगर में। अयोध्या पहुँचता है और राम मंदिर के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 की इसने रेकी भी कर रखी थी। ये सब चीज़ें जब लगातार चल रही थी, इस बीच में ऑनलाइन जो हैंडलर्स थे उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के, जिससे जो आईसिस का मॉड्यूल था, जो अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉड्यूल था, जिससे जुड़ा हुआ था अब्दुल रहमान, ये 19 साल का लड़का, तो लगातार इसको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। इसे बताया जाता था कि अलग अलग डिस्कशन जहाँ पे होते थे कि कैसे, कहाँ पे अटैक कर सकते हैं, क्या क्या सेंसिटिव लोकेशंस हैं, क्यों अटैक करना ज़रूरी है यहाँ पे, ये सब चीज़ों के डिस्कशन भी होते थे इन लोगों के। साथ ही साथ में ये वीडियोस भी यहाँ पे इसको लगातार मिलते रहते थे, कैसे अटैक किया जाता है किसी जगह पे, और इसके अलावा AK-47 को कैसे चलाया जाता है। ऑनलाइन इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब क्योंकि AK-47 अब्दुल के पास तो यहाँ पे थी नहीं, तो उसने अपने घर में लकड़ी के डमी बना के रखे हुए थे बंदूकों के, और उनसे वो उनकी प्रैक्टिस करता था, चीज़ें देखता था, सीखता था। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। ये समय निकलता है 3 से 4, 4 से 5 महीने का, और अक्टूबर 2024 आता है। अक्टूबर 2024 में अबू सुफियान ने संपर्क कराया अब्दुल का दिल्ली के एक मरकज़ के शख्स से। दिल्ली के एक मरकज़ से शख्स से जब इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जब इसके बाद अब्दुल जो था वो 3 से 4 महीने करीबन दिल्ली में आके रहा। दिल्ली आता है, यहाँ पे रहना शुरू करता है, और ये भी बातें आगे जाके जो बताई गई हैं, अब जाके जो इन्वेस्टिगेशन में निकला है, ये भी सामने आया है कि यहाँ पे इसने पार्ट टाइम में ऑटो रिक्शा ड्राइवर का भी काम करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ करता है। दिल्ली के अलावा इस बीच में वो विशाखापट्टनम भी गया था, उससे गुजरात जाने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है वो भी इनकी लिस्ट में था। राम मंदिर के बाद सोमनाथ भी इनकी लिस्ट में था, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। विशाखापट्टनम भी गया, और इसके बाद 3 से 4 महीने दिल्ली में रहने के बाद 2025 क्योंकि आ चुका था, 2025 फरवरी के महीने में अब्दुल रहमान एक बार फिर से मिल्कीपुर पहुँच जाता है अपने घर पे।
अब जो आपको पता चलने वाला है उससे आप साफ तौर पर ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे इन आतंकी संगठनों के दुनिया के सबसे बड़े बड़े आतंकी संगठन अलकायदा, आईसिस, ये सब भारत में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनके स्लीपर सेल्स हैं, किस तरह से इनके हैंडलर्स यहीं पे भारत के अंदर मौजूद हैं और कैसे छोटी छोटी उम्र के लड़कों को अपना निशाना बनाते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि अब आगे अब्दुल के साथ में क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं। अब्दुल अपने आप घर पे एक बार फिर से पहुंच चुका था। फरवरी 2025 का ये समय बताया जाता है। 1 मार्च को अब्दुल अपने घर से ये कह के निकलता है कि वो दिल्ली में मरकज़ जा रहा है और वहाँ पे अपने एक दोस्त से मिलेगा और उसके बाद 4 दिन के बाद में, यानी 4 से 5 फरवरी के आसपास में, माफ़ करिएगा 4 से 5 मार्च के आसपास में 2025, अभी वो वापस अपने घर मिल्कीपुर आ जाएगा। ये कहकर वो यहाँ से अपने घर से निकला था, लेकिन ये उसका प्लान नहीं था। इस बार प्लान कुछ और ही था। पहले से ही अबू सुफियान और बाकी जो और हैंडलर्स थे अलग अलग, जो ये आईसिस मॉड्यूल चलाते हैं भारत में, ये सब उसको एक अलग टास्क दे के बैठे हुए थे और ये उसको टास्क दे चुके थे। अब्दुल यहाँ से 1 मार्च 2025 को फैज़ाबाद पहुँचता है। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से उसने एक ट्रेन ली। ट्रेन में बैठकर सीधा दिल्ली आता है और दिल्ली से पहुँच जाता है इस बार फरीदाबाद। अब ये फरीदाबाद क्यों पहुँचा था, इसके काफ़ी सारे बड़े कारण है। तो फरीदाबाद पहुंचने का अब्दुल रहमान का, इस लड़के का, ये कारण था कि यहाँ पाली चौक है। फरीदाबाद के पाली चौक के पास बांस रोड पर, जो कि एक भीड़ भाड़ वाला इलाका जिसे बताया जाता था, इसके पास मौजूद एक खेत था और इस खेत के पास में एक ट्यूबवेल बना हुआ था। लेकिन इस ट्यूबवेल के इर्द गिर्द एक कमरा था, एक खंडर नुमा कमरा, जो कि खाली पड़ा था काफ़ी समय से, क्योंकि इस ट्यूबवेल के जो मालिक थे उनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। इसके बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं था, किसी की नज़र यहाँ पर नहीं पड़ती थी। ये कमरा जो था वो अब्दुल रहमान के लिए रखा गया था। इस पर नज़र रखी गई थी पहले से ही कि इसे हम किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। और आप देखिए किस तरह के स्लीपर सेल, किस तरह के जो हैंडलर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे थे इस पूरे इलाके में, दिल्ली एनसीआर के इलाके में, फरीदाबाद में, कि अबू सुफियान ने अब्दुल रहमान के लिए, उस 19 साल के लड़के के लिए, ये कमरा सिलेक्ट करके पहले से रखा हुआ था। एक और वजह थी यहाँ पे अब्दुल रहमान को, उस लड़के को रुकवाने की। दरअसल क्या था कि अब्दुल को पहले तो इन्होंने एक नई आइडेंटिटी दी, एक फ़र्ज़ी आइडेंटिटी, जिसको उस ऑनलाइन उससे बताया गया था कि अब तुम्हारा नाम शंकर है, अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम्हें अपना नाम शंकर बताना है। इस नाम के साथ में अब्दुल रहमान को यहाँ पर रुकवाया गया। और एक और बड़ी वजह जो हम बता रहे हैं वो ये थी कि यहाँ जो पास में खेत था, अबू सुफियान ने अपने एक और हैंडलर से, एक और स्लीपर सेल से फरीदाबाद के अंदर करीबन कुछ फीट गहरा गड्ढा खुदवा कर इस खेत के साइड में एक जगह पर, वहाँ पे 2 ग्रेनेड और एक डेटोनेटर ये यहाँ पे रखवा दिए थे, ये यहाँ छुपा दिए थे। ये सब चीज़ें बताई गई अब्दुल को जब वो यहाँ पे पहुँचा। और इसके बाद में उसे ये कहा गया था कि ये 2 ग्रेनेड और डेटोनेटर निकाल कर तुम्हें यहाँ पे 2 से 3 दिन के बाद, यानी 4 मार्च 2025 को सीधा दिल्ली से अयोध्या निकलना है और वहाँ पे जाके तुम्हें इस ग्रेनेड अटैक को अंजाम देना है। प्लान आप देखिए पूरा इनका रेडी था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब्दुल भी यहाँ पे फरीदाबाद के उस ट्यूबवेल के पास कमरे में पहुँच चुका था। उसने वो ग्रेनेड और डेटोनेटर भी निकाल लिए थे और अब सिर्फ 1 दिन का वेट था। 4 मार्च को उसको यहाँ से निकलना था, 3 मार्च हो चुकी थी। 4 मार्च को निकलता यहाँ से और सीधा राम मंदिर पहुँच जाता, उसके बाद कुछ भी हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब इस बीच में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट इस तरह से आया कि इस बीच में गुजरात एटीएस की गुजरात एटीएस है, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड, गुजरात एटीएस पिछले 1 महीने से एक संदिग्ध व्यक्ति, एक संदिग्ध आतंकी था, जिसकी फ़ोन टैपिंग कर रही थी, उसकी फ़ोन कॉल्स जो थी उसको मॉनिटर कर रही थी। क्यों किया जा रहा था इसके मॉनिटर फ़ोन कॉल्स को? क्योंकि जो कॉल आ जा रहे थे वो लगातार पाकिस्तान से थे। और इसके बाद फरवरी 2025 में, सेम इसी समय पर, फरवरी 2025 के आखिरी कुछ महीनों में गुजरात एटीएस को ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, जो संदिग्ध आतंकी हो सकता है, ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास कहीं पे मौजूद है। जैसे ही उन्हें पता चला कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास है, साथ ही साथ पाकिस्तान की आईएसआई से भी इसके संपर्क है, सीधा गुजरात एटीएस हरियाणा एसटीएफ को इन्फॉर्म करती है, स्पेशल टास्क फोर्स को, और इसके साथ ही यहाँ दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है और दिल्ली पहुँच जाती है। ये संदिग्ध आतंकी जो था वो था जम्मू कश्मीर के अंदर लश्कर ए तैयबा का, टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो एक नई बनी हुई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाफिज सईद की, लश्कर ए तैयबा का, टीआरएफ का और हिजबुल का, इन सारे आतंकी संगठनों का फाइनेंस नेटवर्क संभालने वाला परवेज़ अहमद खान, जिसे पीके के नाम से भी जाना जाता है, ये पीके था, जो कि दिल्ली के एक निज़ामुद्दीन इलाके के गेस्ट हाउस में रह रहा था लगातार। इसी की फ़ोन कॉल को मॉनिटर किया जा रहा था गुजरात एटीएस के द्वारा। और इसके बाद कुछ दिन तक जब ये रहता रहा यहाँ पे इस गेस्ट हाउस में निज़ामुद्दीन के पास,
पीके यहाँ से विदेश भागने की भी फिराक में था। ये अगर भाग जाता विदेश तो हो सकता था कि ये जो अटैक है इसे अंजाम देने के बाद उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता था। लेकिन 27 फरवरी का वो दिन था, अगले दिन करीबन ये यहाँ से विदेश भागने की फिराक में था। 27 फरवरी का दिन था। गुजरात एटीएस की टीम निज़ामुद्दीन इलाके के दिल्ली के अंदर उस गेस्ट हाउस में पहुँचती है, रेड करती है और वहाँ से परवेज़ अहमद खान और पीके को पकड़ लिया जाता है। तो अब पीके जो था वो पुलिस की, गुजरात एटीएस की गिरफ्त में था। हरियाणा एसटीएफ को भी पता था इस सब के बारे में कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में कहीं ना कहीं ये जो स्लीपर सेल्स हैं जो आतंकी संगठनों के, ये एक्टिव हो सकते हैं। इसी के तहत करीबन यहाँ पे पीके से जो इंटेरोगेशन थी उसमें 2 दिन बीतते हैं। 2 से 3 दिन के बाद में जो परवेज़ अहमद खान पीके था उसने उस इंटेरोगेशन में एक बात कही। उसने कहा कि ये तो ठीक है लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक 19 साल का लड़का है अब्दुल रहमान, जो कि इस समय मौजूद है फरीदाबाद के पास एक खेत के एक कमरे में, ट्यूबवेल के पास एक कमरे में, उसे वहाँ पे पीके ने ही रुकवाया है। सूत्र ये भी बताते हैं, जो सोर्सेज हैं वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो ये भी है कि कहीं ना कहीं पीके भी इन सब में इन्वॉल्व था, अबू सुफियान इन्वॉल्व था। अब्दुल रहमान को तो चुना ही गया था इस काम के लिए। तो आप देखिए कितना बड़ा एक जो नेटवर्क था इन सब का, ये फैला हुआ था। सभी जानते थे राम मंदिर पर होने वाले इस अटैक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं और उसने ये भी बताया कि उसको जो नाम दिया गया, ये सब मुझे पता है कि उसको नाम शंकर दिया गया है, लेकिन वो जो शख्स है, ये जो लड़का है, ये अभी वहाँ पे रह रहा है फरीदाबाद में एक कमरे में, और अगले दिन ही 4 तारीख को उसको निकलना है यहाँ से। वो सीधा दिल्ली से अयोध्या जाएगा। जैसे ही गुजरात एटीएस को, हरियाणा एसटीएफ को ये सब पता चलता है, उस इंटेरोगेशन में एक बड़ा खुलासा था जिसने उनको भी चौंका के रख दिया था, क्योंकि सिर्फ 1 दिन का समय था। 1 दिन के बाद 4 मार्च को 2025 वो निकल जाता है यहाँ से दिल्ली से अयोध्या। गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की टीम ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ में अपने नेटवर्क में शेयर करते हैं और यहीं से एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू होता है, एक सीक्रेट जॉइंट ऑपरेशन, जिसके तहत 3 मार्च 2025 की शाम का समय था, करीबन रात होने वाली थी। उस समय के दौरान फरीदाबाद के लिए ये दोनों टीम निकल जाती हैं। जैसे ही यहाँ पे पहुँचती हैं, पाली गाँव पहुँचती हैं, और शाम का क्योंकि समय था तो आसपास अंधेरा भी छाने लगा था। जब ये यहाँ पहुँची तो अब्दुल जो था 19 साल का वो लड़का, वो अपना फ़ोन चलाते हुए अपने उसी ट्यूबवेल के पास के उस कमरे के पास में टहल रहा था। ये यहाँ पे टहल रहा था, उसको देखा गया और अंधेरा था तो उसने उन टीम्स को, जो एसटीएफ की जो टीम थी, एटीएस गुजरात की टीम थी, उसे वो देख नहीं पाया। जैसे ही यहाँ पे दोनों टीम पहुँचती हैं, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, जिसका उनको बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज मिला, और इसके साथ ही अब्दुल को यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अलकायदा का ये जो पूरा प्लान था एक तरह से इसी समय फ्लॉप हो चुका था। तो अब्दुल रहमान, वो 19 साल का लड़का, अब गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन एजेंसीज़ को उसके जो कमरे से चीज़ें मिली वो उसको भी देख के सन्न रह गए थे। यहाँ पे उनको 2 ग्रेनेड, 1 डेटोनेटर बरामद हुआ जो कि उस खेत में छुपाया गया था अबू सुफियान के द्वारा। ये सारी चीज़ें मिली। इसके अलावा वो जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें दीवार पर टंगी हुई एक घड़ी मिली, जिसकी जो सुई थी 3:30 बजे पर आके रुकी हुई थी। अब ये कब से रुकी हुई थी ये नहीं पता है, लेकिन पाली गांव के जो निवासी थे, जब उनसे पूछताछ की गई, जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपने यहाँ ऐसे किसी को रहने कैसे दिया, तो उन्होंने कहा कि ये खाली खंडर सा पड़ा रहता था, ये जगह जो थी ये काफ़ी समय से, और यहाँ पे हमने सोचा, इसको देखा भी था हमने 1-2 दिन से यहाँ पे, लेकिन हमें लगा कि ये कोई शराबी है और ऐसे ही यहाँ पे घूम रहा है खेत के पास में। फोर्सेस को जो मोबाइल मिला अब्दुल के पास से, उसमें काफ़ी सारे धार्मिक स्थलों की, रिलीजियस प्लेसेस की, मंदिर की फ़ोटोज़ थी, तस्वीरें मिली, वीडियोज़ मिली। ये सारी चीज़ों के अलावा उन्होंने पेन ड्राइव को भी एक सीज़ किया। एक जो पेन ड्राइव मिली वहाँ से अब्दुल के पास, उसमें ब्लूप्रिंट थे राम मंदिर के, बाकी अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस के, मंदिरों के। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो उसको दिए गए थे उसके हैंडलर्स के द्वारा, इन सब के भी ऑडियोज़, वीडियोज़ यहाँ पे शामिल थे, वो भी उनको मिले। और इसके अलावा ये भी पता चला कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे अब्दुल कनेक्टेड है, जिसमें जो मेंबर्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के वो सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। आईसिस और अलकायदा के मॉड्यूल जो इंडिया में चल रहे हैं वो इसी तरह से चल रहे हैं व्हाट्सएप पे। ये सब चीज़ें जब पता चली तो पूछा गया कि आखिर ये अटैक कब करने का था, कब का था। तो सामने ये आया, खुलासा हुआ कि बहुत ही जल्द ये अटैक अंजाम देने वाले थे। यानी 4 तारीख को जब ये यहाँ से निकलता अयोध्या के लिए, तो उसके बाद कभी भी हो सकता था कि होली के आसपास ये अटैक करने का प्लान कर रहे हो, जब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। NIA और IB ने भी इसके बाद, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, दोनों ने अब्दुल से पूछताछ करना शुरू किया, सारी चीज़ें पता करनी शुरू की। और इसके बाद फरीदाबाद और जो हरियाणा की STF है वो भी यहाँ पे एक्टिव हुए, क्योंकि उन्हें पता चला कि हरियाणा के अंदर स्लीपर सेल्स एक्टिव हो सकते हैं और दिल्ली NCR में भी स्लीपर सेल ऐसे एक्टिव होने की संदेश हैं
मतलब कहीं ना कहीं से ये ऐसे लोग हैं जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एसटीएफ पलवल की एक टीम थी जो कि इनायत नगर अब्दुल के घर पे पहुंच जाती है। वहां पे जाके घर की तलाशी ली जाती है तो वहां से डमी हथियार मिले, यानी कि लकड़ी की कुछ ऐसी बंदूकें मिली अलग अलग बनाई हुई, जिनसे बताया गया है कि अब्दुल अपनी ट्रेनिंग जो थी वो लेता था। और कई जगह ये भी लिखा गया है कि ट्रेनिंग देता भी था कुछ और लोगों को, यानी कि ये इस पोजीशन तक भी पहुंचने वाला था इस पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर। खैर, केस जो था अब्दुल के ऊपर वो रजिस्टर्ड हुआ डबुआ पुलिस स्टेशन में, और इसके बाद उसे एटीएस ने प्रोड्यूस किया कोर्ट के सामने, 10 दिनों की रिमांड पे लिया है। इस समय नीमका जेल में बंद है। और इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अदालत में जब उसकी पेशी हुई तो जस्टिस जो संचिता सिंह थी, जेएम आईसी थी, तो उनकी अदालत ने इसे और इसकी जो न्यायिक हिरासत है उसे 9 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। और इस तरह से तब तक बढ़ती रहेगी जब तक बाकी पूरी चीज़ें इससे पता नहीं चल जाती, जब तक प्रॉपर इसके ऊपर जो केस है उसके बाद एक एक्शन है वो नहीं ले लिया जाता। ये सारी चीज़ें लगातार चलेंगी। अभी इसमें काफ़ी सारा जो खुलासे हैं वो सामने हो सकते हैं कि किस किस तरह से और लोग सामने निकल कर आएंगे। हरियाणा पुलिस भी लगातार एटीएस जो है, एसटीएफ जो है, स्लीपर सेल्स को अब ढूंढने में लगी हुई है। और ये बात आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामने आती है कि स्लीपर सेल्स किस तरह से एक्टिव होते हैं किसी भी देश के अंदर, अलग अलग राज्यों में कैसे इन्हें रखा जाता है, ये अपने ही देश में किस तरह से आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। आईसिस और अलकायदा की बात अगर करें तो ये 2 ऐसे वैश्विक आतंकी संगठन जिन्होंने तबाही मचाई पूरी दुनिया भर में और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस तरह से हर अगले दिन पे कहीं ना कहीं किसी राज्य से, किसी जगह से, किसी सिटी से इनका कोई हैंडलर, कोई स्लीपर सेल पकड़ा जाता है। तो ये मॉड्यूल जो है वो लगातार एक्टिव है और अब तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो कोई ऐसा केस नहीं था ये जहाँ पे कोई शख्स पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसा, फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से जाके मिलता है, वहाँ पे उससे बातचीत करता है, उसे एक टास्क देता है। ये सब कुछ जो भी हो रहा था इस समय पर इस केस में, ये सब ऑनलाइन चल रहा था। कभी कभी जब ये लोग मिले हैं एक दूसरे से, उसके अलावा सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे सामने आती है किस तरह से मॉड्यूल अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कमरे में जितनी भी चीज़ें मिली उसमें अब्दुल के देखा गया कि डेटोनेटर था, 2 ग्रेनेड थे। तो ये किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में, होली के आसपास में, अयोध्या के अंदर, राम मंदिर में, कहीं भी इस तरह से अटैक यहाँ पे कर सकता था और बड़ी क्षति जो थी वो पहुँच सकती थी। एक बड़ा अटैक होते होते टला है और इसके लिए सराहना करनी पड़ेगी गुजरात एटीएस की। गुजरात एटीएस की टीम ने किस तरह से काम किया है यहाँ पे कि वो एक पीके को, परवेज़ अहमद खान को, फाइनेंसर को लश्कर तैयबा के, हिजबुल के, उसको ट्रैक कर रहे थे, उसके कॉल मॉनिटर कर रहे थे और उनकी ही मदद से, गुजरात एटीएस की मदद से यहाँ अब्दुल रहमान को पकड़ा गया है। और फिलहाल अभी ये केस जो है, देखते हैं इसमें क्या क्या खुलासे होने बाकी हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लेकर आते रहेंगे। कोई भी रिसर्च मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। वरुण जौहरी रिसर्च, अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वो ग्रुप। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, फेसबुक पर आ सकते हैं, जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं। एक अलग हम अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, वहाँ पे बिल्डअप करेंगे उस कम्युनिटी को और बातचीत होगी। जो भी चीज़ें आपकी क्वेरीज हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा स्टडी IQ आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आपके सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और आगे कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोज़ चाहते हैं। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।